नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग नालंदा के खंडहर की ओर जा रहे हैं। पहले आप ये देख लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा का है ये। और उसके बाद जो है आज आपको नालंदा के खंडहर के अंदर का एक एक दृश्य आपको दिखाएंगे। एक बार आप फिर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा का ये प्लेट देख लीजिए, नेम प्लेट, और फिर आगे चलते हैं दोस्तों। और इस खंडहर को हम लोग देखेंगे आगे कि इसमें विश्वविद्यालय में किस तरह की पढ़ाई होती थी, क्या कमरे थे, बच्चे कहाँ रहते थे, सबके बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शुरू। दोस्तों, ये नालंदा का जो विश्वविद्यालय था जो आज खंडहर में तब्दील हो गया है। अभी जो सरकार की ओर से डेटा दिया गया है वो आपके सामने रखे हैं। यह एक शिलापट्ट है जो कि नालंदा में प्रवेश द्वार के पहले लिखा हुआ है। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर एवं बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक सारिपुत्र के जन्म और निर्वाण स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्राच्य कला एवं संस्कृति के विख्यात शिक्षा संस्थान व महावीर के महाविहार के रूप में इसकी पहचान 5वीं सदी में स्थापित हुई, जब चीन सहित अनेक सुदूरवर्ती देशों के बौद्ध भिक्षु यहाँ ज्ञानार्जन हेतु आते थे। इस स्थान से जुड़े विद्वानों में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, शांतिरक्षित इत्यादि हैं, जो कि मैं आपको इतिहास के क्लास में बराबर इनके बारे में बताता हूँ। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग और इत्सिंग का भी नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा महाविहार, मंदिर और भिक्षुओं के जीवनचर्या का वर्णन किया है। धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलिकी, तत्वविज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र आदि शिक्षा केंद्र के अध्ययन के प्रमुख विषय थे। अभिलेखी प्रमाणों के अनुसार समकालीन शासकों द्वारा दिए गए दान से के अनेक ग्रामों के राजस्व से इन महाविहारों का व्यय वहन किया जाता था। प्राचीन युग के एक महानतम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम 413 से 455 ईस्वी जिनका काल था के द्वारा की गई थी। कन्नौज नरेश हर्षवर्धन 606-647 इनका समय है। और पूर्वी भारत के पाल शासक 8वीं से 12वीं शताब्दी के समय में इसे राज प्रश्रय मिलता था। इस महान शिक्षा संस्थान का क्रमिक ह्रास प्रवर्ती पाल शासकों के समय से प्रारंभ हो चुका था, लेकिन 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप, जिनका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, नालंदा की कीर्ति को पूर्णतः क्षति पहुंची। और आगे और भी बहुत कुछ लिखे हुए हैं दोस्तों, वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। तो यह एक झांकी है। अभी हम लोग एक बार सामने देखा, अभी हम लोग इस रुइंस में खंडहर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि एक समय एक बड़े विश्वविद्यालय के रूप में था। अभी दोस्तों हम लोग इसके प्रवेश द्वार का भी चित्र लेंगे और वह भी आपको दिखाएंगे। पॉज कर दो। हाँ दोस्तों, ये नालंदा विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार है जिससे हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा इस विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, जिसके बाद कई पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वो जल गए, कई पुस्तकों को जला दिया गया। तो अभी हम लोग जरा देखेंगे दोस्तों को उस समय यह महान विद्या का केंद्र किस प्रकार का था। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग इसको फिर से देखते हैं। शुरू। दोस्तों, ये विहार संख्या 5 है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में भिक्षुओं के रहने के लिए अलग अलग विहार बनाए गए थे। हालांकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। पाल वंश के शासकों ने इसे संरक्षण दिया था। और ये देखिए, ये जो बिहार में ये छोटे छोटे, थोड़ा आगे लाइए, ये जो देख रहे हैं गड्ढा बना हुआ है, ये गड्ढा नहीं है, ये इनके रहने का निवास स्थान था। और ये सीढ़ियों को देखिए दोस्तों, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। और आगे अभी हम लोग और अंदर चलेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय के इस अतीत को, गौरवपूर्ण गरिमामय अतीत को हम लोग फिर से देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो अब हम लोग नालंदा के महाविद्यालय के प्रवेश द्वार में जा रहे हैं। इसके जो दोनों ओर आप देख रहे हैं ये ऊंची ऊंची दीवारें, इसे आप देवानंद के फिल्म में जो एक गाना था कि देर से आई फिर भी मजबूरी थी मैंने वादा तो निभाया, हेमा मालिनी और देवानंद के बीच में ये गाना फिल्माया गया था। उसमें इसी दीवार पर जो है पुलिस उनके पीछे है
और वो दोनों जो है आगे आगे फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो है हाँ ये विश्व शांति स्तूप की ओर गए हैं, अगला शूटिंग वहाँ हुआ है। तो चलिए दोस्तों अंदर की ओर और फिर देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये बिहार संख्या 1A 1B है, ये 1 है, ये सामने 1A है और ये जो देख रहे हैं ये 1B है। और इसी प्रकार दोस्तों इस तरफ ये बिहार संख्या जो है 4 से लेकर के 11 तक, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 11 तक जो है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे और ये रह करके यहाँ शिक्षा अध्ययन करते थे वगैरह। इसके बाद आप देखिए कि आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे 12, 13, 14 नंबर जो है वो एक मंदिर है और वहीं पर एक भट्ठी है, स्मेल्टिंग फर्नेस जिसको हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं इसको और एक एक जो इनका विहंगम दृश्य है उसका मैं आपको अवलोकन कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं इस विश्वविद्यालय में। देखिए कि जाने के लिए किस तरह से मार्ग वगैरह था। और आपने अभी देखा बिहार संख्या 1, 1A 1B और उसके बाद आपने देखा बिहार 4 से लेकर के 12। अब हम लोग ज़रा आगे देखें, देखिए किस तरह से रास्ते बने हुए थे जिसमें कि बौद्ध भिक्षु अपने अलग अलग हॉस्टलों में जा कर के, जिसको कि वहाँ विहार कहते हैं, वहाँ जाया करते थे, वहाँ रहते थे। अभी हम लोग केंद्रीय कक्ष यानी लाइब्रेरी में भी जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, ये सीढ़ी को देखकर ये अंदाज़ लगाया जा सकता है कि ये जो विश्वविद्यालय था, आगे आ जाओ, थोड़ा रहने में ये 2 मंजिला होगा क्योंकि ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर 2 मंजिला छत की ओर जा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि यह बिहार 2 मंजिला होगा। देखिए ये आज रुइंस है लेकिन इसका अतीत कितना मजबूत होगा दोस्तों। तो चलिए फिर आगे और देखते हैं। दोस्तों ये एक भिक्षुओं के बैठकर पढ़ने का ये कमरा था या रहने का कमरा होगा दोस्तों। ये देखिए 10 बाय 10 का यह एक कमरा है, इसी में बौद्ध भिक्षु रहते थे। ये चूँकि बिहार है, उनके निवास के लिए यह कमरा बनाया गया था। अब पता नहीं उस समय 1 लोग रहते थे कि 2 लोग रहते थे, ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों की यह एक सीमाएं होती हैं। लेकिन इतने ही कमरे आगे कई बने हुए हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए हमने जो आपको कमरे का अंदर का दृश्य दिखाया था वैसे ही कई कमरे एक लाइन में हैं, एक समानांतर रेखा में कहिए है, जिसमें कि बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। देखिए इस नालंदा के खंडहर का अतीत कितना गौरवशाली होगा, जो ये खंडहर बताता है कि इसका अतीत कितना गौरवशाली होगा। तो चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर बैठ करके शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाया करते थे। दोस्तों यहीं पर नालंदा के जो आचार्य शीलभद्र होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध के कई उपदेशों को बताए होंगे। जैसे आज मुझे, चूँकि आपके सर पाली से ही MA किए हैं बौद्ध अध्ययन संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो मुझे एक श्लोक याद आ रहा है। मुझे लगता है कि ज़रूर यह श्लोक यहाँ पढ़ाया गया होगा। धम्मपद के यमक वर्ग का पहला श्लोक है, मनोपुब्बंगम धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनं दुःखमन्वेति चको वहतो पदं। या यहीं पर शीलभद्र हो सकता है ये श्लोक कहे हो, अभिवादनशीलस्य चत्तारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। तो दोस्तों सोचिएगा कि मुझे, चूँकि मैं पाली का अध्ययन किया हूँ, कितना सुकून मिल रहा होगा। यहीं पे जो हैं शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाया करते थे। तो चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं। ये दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का कुछ और जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये दिखाना, ये इधर, ये जो है ड्रेनेज सिस्टम है।
ये बरसात का अतिरिक्त जल जो है नीचे दिखाना, इसके द्वारा जो है ये बहते हुए ऐसे, ये देखिए कितना बढ़िया सुंदर व्यवस्था किया गया था कि ये अतिरिक्त जल बहते हुए और ये जो है फिर इस तरीके से आगे चला जाता था। जो आगे एक तालाब है वहाँ पर ये रखा जाता था और वहाँ पर ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ये एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय ज़रूर कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा इतना बेहतरीन जो है इसे तैयार किया गया है। लेकिन एक बार ज़रा ये सोच कर देखिए कि अगर बुद्ध ना होते तो क्या ये विश्वविद्यालय होता? अगर भगवान बुद्ध नहीं होते तो क्या ये विश्वविद्यालय होता? अगर भगवान बुद्ध ने धम्मपद की कुछ लाइनें नहीं बताई होती तो क्या ये विश्वविद्यालय होता? इसलिए इस विश्वविद्यालय को घूमते समय एक बार भगवान बुद्ध को नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् के माध्यम से ज़रूर उनका जो है शुक्रगुजार हम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान बुद्ध ना होते तो यह विश्वविद्यालय नहीं होता, और यदि यह विश्वविद्यालय नहीं होता तो आज हम लोग क्या देखने आते और इसके अतीत की व्याख्या हम लोग किस प्रकार से करते। तो एक बार मैं फिर से भगवान बुद्ध के उन श्लोकों के साथ जो उन्होंने धम्मपद में कहा है, मैं अपनी आगे की यात्रा जारी रखूँगा। उन्होंने कहा है अकोचिमंग अवधिमंग अजीनिमंग अहासिमे ये तंग नय उपनय हंती तेसंग वेरंग न सम्मति। उसने मुझको लूट लिया, उसने मुझको हरा दिया, उसने मुझको जीत लिया। ये सब बातें जो अपने मन में रखते हैं उनके मन के अंदर का वैर कभी समाप्त नहीं होता है। तो दोस्तों यह शिक्षा मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए, जो भारत के प्रति मन में बैर पालता है। भगवान बुद्ध का यह संदेश उनके लिए ही सबसे ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए दोस्तों नालंदा के खंडरों को और आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये एक सीढ़ी है, ये इस विश्वविद्यालय के ऊपर जाता था। इससे ऐसा लगता है कि इसमें सेकंड फ्लोर भी था, हालांकि ये सीढ़ी अब बंद कर दिया गया है, आगे नहीं जा सकते हैं, ये वायलेशन माना जाएगा। लेकिन अभी से आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ सेकंड फ्लोर पे जाती होंगी। यानी जो कैलकुलेशन है कि 2500 से अधिक, 25,000 से अधिक जो विद्यार्थी यहाँ या बौद्ध भिक्षु अध्ययन कर रहे थे, वह गलत अनुमान नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग एक और आगे जाते हैं। पॉज कर दो। दोस्तों ये जो है एक भंडार घर है। नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए जो 5 गांव दान में दिया गया था, उस गांव से जो राजस्व आता था वो इसी भंडार गृह में रखा जाता था। दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, ये जो इस तरह से ईंट के ऊपर ईंट, ये जो इस तरह का कटिंग है, इसको मेहराब कहते हैं। इसी का अनुसरण आगे चल करके मुस्लिम शासकों ने किया, जबकि प्रारंभिक स्वरूप जो है ये हमारे प्राचीन काल में ही था, मेहराब प्रक्रिया का निर्माण प्रक्रिया। इसका पहला इस्तेमाल अलाउद्दीन खिलजी, इसको देख करके बाद में अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा में किया था, और उसके बाद बाकी अन्य मुस्लिम शासकों ने भी इसका उपयोग किया। तो चलिए दोस्तों आगे फिर देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अब इस भंडार गृह के अंदर का दृश्य देखिए, ये किस तरह से छत दिखाना एक बार देखिए, ये किस तरीके से ये ऐसे डोम शेप में है। हम लोग अगर मध्यकालीन भारत का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पढ़ाया जाता है कि भारत में गुंबद निर्माण की प्रक्रिया, ऊपर दिखाना, भारत में गुंबद निर्माण की प्रक्रिया मुस्लिम शासकों ने शुरू की है। जबकि यदि नालंदा के इस भंडार गृह को आप देखेंगे तो एक बार फिर से देखिए कि उस गुंबद को किस तरह से बनाया जाना चाहिए, वो हमारे यहाँ पहले से ही यह टेक्नोलॉजी था। और देखिए कि उस समय, एक बार और दिखाइए, उस समय ऊपर ये ईंटों का गुंबद,
आज तो सीमेंट का गुंबद बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये ईंटों का गुंबद है। तो इसको आप उस समय के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कह सकते हैं। और आज के बाद मैं तो इतिहासकारों से यह उम्मीद करूंगा कि वो ये पढ़ाना बंद करें कि मुस्लिम राजाओं ने डोम शेप जैसे भारत में टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, बल्कि यह हमारे यहाँ प्राचीन काल से था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये लेक्चर हॉल हुआ, इसी का हम अलग अलग पार्ट आपको दिखाए थे, ये बीच वाला दिखाना है। तो ये जो है यहाँ पर अधिक संख्या में जब छात्र एक साथ एकत्रित होते थे तो उनको शिक्षा दिया जाता था। इधर आ जाओ, इधर आओ। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें। ये जो है, जब आप भूगोल पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल में जब आप चट्टान की संरचना को पढ़ते हैं तो ये चट्टान जो है आग्नेय, परतदार और रूपांतरित 3 प्रकार का होता है। तो यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, इसे ग्रेनाइट कहते हैं। थोड़ा और नज़दीक लाओ मेरे मित्र, देखिए इसी को ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। और अभी मैं वहीं पर बैठा था और आपको दिखाया कि यहाँ से बैठ करके गुरु जो हैं, ये गुरुकुल है जहाँ अपने बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। चलिए दोस्तों और आगे भी देखते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मंदिर था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में, ये पूरा जो आप देख रहे हैं अन्य भवनों की तुलना में सर्वाधिक भव्य है। इसमें निर्माण के 7 चरण पाए गए हैं। प्रारंभिक 3 चरण आकार में छोटे हैं, नीचे हैं, जिन्हें कि ढक दिया गया है। वहाँ दिखाओ जरा, वो नीचे ढक दिए गए। 4 चरण व्यापक संरचनाओं से युक्त है। इसमें उत्तर दिशा में 3 अलग अलग सीढ़ियाँ, ये सीढ़ी दिखाओ, 3 अलग अलग सीढ़ियाँ जो 5वें, 6ठे, 7वें चरण के द्योतक हैं। कला और स्थापत्य की दृष्टि से यह चरण 6ठी शती ईस्वी का है, जिसमें मंदिर की बाह्य भित्ति पर बने आलों में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां रखी गई हैं। चारों कोनों पर कलात्मक ठोस स्तंभाकार संरचना बनी थी, जिनमें केवल 2 ही उपलब्ध हैं। आइए दोस्तों इसको जरा हम लोग और नज़दीक से देखते हैं। देखिए ये जो सीढ़ी हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है, ये बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का प्रतीक नहीं है। यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर वज्रयान से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थीं। हीनयान के हिसाब से भगवान बुद्ध जो हैं वो एक महापुरुष थे। उन्हें भगवान का दर्जा हीनयानी लोग नहीं देते हैं, वो केवल शिक्षक थे। भगवान बुद्ध स्वयं भी कहा करते थे कि तुम हे ही किच्चंग आतप्पंग अक्खा तारो तथागता। उनका कहना था कि सफलता के लिए तुमको ही कृत्य करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। लेकिन दोस्तों ये भव्य इमारत को एक बार फिर से देखिए और इससे अंदाज करिए कि उस समय स्थिति कैसी होगी। लेकिन ये जो है वज्रयान शाखा है, इसीलिए यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति बना करके प्रतिमा के रूप में जो है पूजा किया जाता था। दोस्तों ये जो है, ये मनौती स्तूप है। हालांकि ये अब समय के हिसाब से अब खंडहर में तब्दील हो गया है, परिवर्तित हो गया है। लेकिन यहीं पर एक स्तूप हुआ करता था कभी। जो स्तूप आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं, वो स्तूप हुआ करता था और यहाँ पर उनकी पूजा की जाती थी। तो दोस्तों आपने इस एरिया को देखा। अब फिर हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के अगले क्षेत्र की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये नालंदा के खंडहर का कुछ और विशिष्ट भाग इधर भी दिखाना। ये दोनों तरफ देखिए और इसी से अंदाज लगाइए कि उस समय यह विश्वविद्यालय कितना लोकप्रिय होगा, कितने छात्र यहाँ पर आकर पढ़ते होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये दिखाना, ये कुछ कलाकृतियाँ हैं जो नीचे जा कर के आपको नहीं दिखा सकते हैं, या आगे से यदि रास्ता होगा तो मैं दिखाऊंगा। एक वो फोकस करना, वो जो बुद्ध भगवान का मूर्ति देखिए, उस पिलर पे
भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का कुछ और दृश्य देखते हैं हम लोग। इस साइड थोड़ा दिखा दो। देखिए इधर ये खंडहर, यहाँ विद्यार्थी लोग रहते थे और यहीं रहकर वो पढ़ाई करते थे। दृश्य देख रहे हैं ये मंदिर संख्या 12 है। यह मंदिर कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक और भव्य है। इसके निर्माण में 2 चरण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। मंदिर की बाहरी दीवार अर्ध स्तंभ, वो देखिए ऊपर वो पिलर है, वहाँ ऊपर वाला दिखाना, वो अर्ध स्तंभ सजावटी उभार और आलों से युक्त है और इसमें मूर्तियाँ सजाई गई हैं। दूसरे चरण में जो बाह्य भित्ति है वो सादी है, जिसमें 52 बाय 50 मीटर चौकोर ऊंचे चबूतरे पर, वो जो ऊपर देख रहे हैं चबूतरा, वो 52 बाय 50 मीटर ऊंचे चौकोर चबूतरे हैं। उस पर मंदिर का मुख जो है वो पूर्व दिशा में है और पहुंचने के लिए ये देखिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, ये जो है अलग अलग विहार है जो आप उधर अंदर ले जा कर के आपको दिखाए थे। ये विहार संख्या 8 है। आप यदि इसकी संरचना को देखेंगे तो यह देखिए दोस्तों, इसके चारों ओर बरामदा है। इस विहार को एक बार ज़रूर देखिए। इसमें प्रवेश करने पर इसके चारों ओर बरामदा है। एक बार आपको फिर बता दें कि बौद्ध धर्म में चैत्य जो होता है वो एक पूजा स्थल होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है और विहार जो है वहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। विहार और चैत्य में यही एक अंतर है दोस्तों। तो आज आपको हम नालंदा में चैत्य तो नहीं दिखा रहे हैं, विहार दिखा रहे हैं, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जगह। मैं आपको दक्षिणी ओर ले गया था, वहाँ भी हमने आपको दिखाया था। अब यहाँ देखिए ये जो है एक बरामदा हुआ करता था और ये बरामदा जो है इसे दिखाना, ये देखिए पत्थर के पिलर पर संभवतः टिका हुआ था, कई पिलर बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए भिक्षुओं के रहने के लिए ये कमरे हुआ करते थे और सभी कमरे लगभग 10 बाई 10 के इस स्थिति में हैं। आप देखिए कि ये जो है ये भिक्षुओं के रहने के लिए अलग अलग, और एक इसमें ताखा दिखाई देता है, यह इसकी एक विशिष्टता है। और जो बरसात का पानी इसमें ना जमे इसके लिए ये देखिए यहाँ से ये पानी जो है तालाब में चला जाता था और ये रेन हार्वेस्टिंग का एक बड़ा अच्छा नमूना है। वहाँ भिक्षु बैठकर ध्यान किया करते थे। और एक बार ये दिखाओ, ये देखिए ये छोटे छोटे कमरे हैं, चारों ओर जो है ये आपको कमरा दिखाई दे रहा होगा जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग फिर देखते हैं। आज तो मैं आपको चैत्य नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि चैत्य का कंसेप्ट दक्षिण भारत में है। जब मैं कभी दक्षिण भारत की सैर के लिए निकलूँगा तो आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से चैत्य में क्या अंतर होता है और बिहार में वो मैं दिखाऊंगा। आज केवल आपको बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान जिसे बिहार कहते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये बिहार संख्या 9 है। अंदर आइए। अंदर आपको ये बिहार थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है अभी भी। पिछले जो बिहार हम लोग देखे थे 8-7 उसके तुलना में इस बिहार में दोस्तों 34 कमरे हैं। 34 कमरों में भिक्षु रहते थे। तपस्या, ध्यानमग्न, शिक्षा ये ग्रहण करते थे। ये बीच में दोस्तों मैं भी आपको ले जाकर दिखाऊंगा। अभी आप ये देखिए, सभी बिहार का कंस्ट्रक्शन संरचना एक ही जैसा है। देखिए ये बीच में ये बरामदा है। ज़रा ये पत्थर दिखाइए, ये पत्थर जो है ये पिलर का काम करता होगा। अंदर दिखाइए, देखिए ये भिक्षुओं का 10 बाई 10 का एक कमरा है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा अंदर नहीं। ये देखिए दाहिने तरफ एक ताखा ज़रूर आपको दिखाई देगा। और दोस्तों इसी बिहार में जब आप अंदर की ओर जाएंगे तो देखिए यह एक कुआं हुआ करता है। हर एक बिहार में एक कुआं है। पिछले बिहार में भी आपको दिखाए थे। कुआं है, एक भट्ठी है। भट्ठी का मतलब कि उनके खाना बनाने का इंतज़ाम किया जाता होगा।
और रेन हार्वेस्टिंग का यह एक अच्छा नमूना है। एक बार धीरे धीरे चारों तरफ बीच में से घुमा के दिखाइए, हमारे दर्शक को दिखाई देगा। देखिए किस तरीके से बौद्ध भिक्षु यहाँ पे रहते थे और वो शिक्षा अध्ययन करते थे, विद्या अध्ययन करते थे। यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं कि योग बौद्ध अध्ययन का यह केंद्र था, दर्शन इन सबों की शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों जरा सा अब तो ये कुआं खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन इसको देखिए, यही एक कुआं है जो हर एक बिहार में आपको दिखाई देगा और इसी कुआं से पानी लिया जाता था, भिक्षु पानी पीते थे। और ये दोस्तों देखिए, यह एक भट्ठी है। हालांकि अब तो आपको नहीं लगेगा कि यह भट्ठी है, लेकिन यह एक भट्ठी है जहां उनके लिए भोजन बनाया जाता था। ये इस भट्ठी का नज़ारा देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ें। उसके पहले एक बार और देखिए, वो पीछे वहाँ वो जो है जल निकलने के लिए, पानी निकलने के लिए ये एक ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए कितना अच्छा था। तो चलिए आगे देखते हैं हम दोस्तों। अब आगे देखिए, यह मंदिर संख्या 13 है। यहाँ मंदिर संख्या 13, ये सीढ़ी दिखाइए थोड़ा। देखिए ये जो है सीढ़ियों के द्वारा ऊपर आते हैं। ये मंदिर में जो ईंट का प्रयोग किया गया है, यह अलंकृत ईंट था दोस्तों, अलंकृत ईंट है दोस्तों। और ये मंदिर का मतलब ये हुआ कि यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ होंगी, जो अब यहाँ के म्यूजियम या संग्रहालय में रख दिया गया है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं आगे का भाग, यह एक मंडप होगा। यह संभवतः यह एक मंडप था और इसके चारों ओर अभी आपको दिखाएंगे प्रदक्षिणा पथ भी है कि आप जो है मंदिर के चारों ओर घूम सकते हैं। और दोस्तों अंदर आइए, देखें हम लोग मंदिर के अंदर का दृश्य कितना बढ़िया होगा, आप उस समय के हिसाब से सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये क्लियर कर दें कि यह मंदिर का मतलब बौद्ध मंदिर था। यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ रखी गई थीं और उनकी पूजा की जाती थी। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। हम सभी जानते हैं कि हीनयान शाखा में भगवान बुद्ध को भगवान नहीं माना जाता है, महापुरुष माना जाता है। अब आपको दोस्तों थोड़ा मैं प्रदक्षिणा पथ दिखाता हूँ। ये मंदिर जो है, ये मंदिर का यह प्रदक्षिणा पथ है। और ज़रा इधर दिखाना, देखिए ये ईंटों का निर्माण किस प्रकार से अलंकृत तरीके से किया गया था। मैं तो अपने गुजरात के मित्र से यह कहूँगा कि एक बार समय निकाल करके हमारे बिहार भी आएँ और ये नालंदा विश्वविद्यालय का विहंगम दृश्य देखें। यही ये प्रदक्षिणा पथ है जिसके चारों ओर बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध का प्रदक्षिणा किया करते थे। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग वापस चलेंगे। एक बार फिर से आप देख लीजिए इस प्रदक्षिणा पथ को, ये रास्ता दिखाइए ज़रा। ये देखिए ये प्रदक्षिणा पथ है, इसके चारों ओर प्रदक्षिणा किया जाता था उस समय। क्योंकि वज्रयान शाखा में भगवान बुद्ध को भगवान माना गया है, महायान शाखा में भी उनको भगवान ही माना गया है। और जब आप भगवान का दर्जा देते हैं तो उनके प्रति और भी श्रद्धा, थोड़ा मंदिर का भाग दिखाओ, श्रद्धा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और कहूँगा कि भगवान बुद्ध की जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं उसमें तंत्र मंत्र का कोई स्थान नहीं था। भगवान बुद्ध कहा करते थे पाली भाषा में कि तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अक्खा तारो तथागता। सफलता के लिए तुमको स्वयं मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। दोस्तों हम लोग नालंदा महाविहार के इस नालंदा के खंडहर के अंतिम भाग में आ गए हैं। थोड़ा इधर दिखाइए, वहाँ दूर देखिए एक और मंदिर है। इस तरह से हम लोग अभी 13वें मंदिर पे हैं, ये 14वां मंदिर है।
तो थोड़ा समयाभाव है, क्योंकि अभी विश्व शांति स्तूप भी देखने जाना है, और बल्कि मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, आपको दिखाने जाना है। तो वहाँ का भी आपको दृश्य हम दिखाएंगे। ये मंदिर संख्या 13 को आपने देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाइक करिएगा, और हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब और कुछ नालंदा के इस खंडहरों के बारे में आपको बताते हैं। ज़रा सोचिएगा कि जिसका खंडहर इतना बुलंद है, उसका अतीत कितना बुलंद होगा। इसका अनुभव या अंदाज़ा हम आप आज के युग में, जो एक भौतिकवादी युग है, हम सभी इसी युग में जी रहे हैं। तो इस भौतिकवादी दृष्टिकोण में हम लोग इस अतीत को नहीं समझ पाते हैं और नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ बंद करते हैं। मंदिर है, इसके नज़दीक से देखिए इसकी कलाकृति, मेन वो दिखाइए, वो जो पिलर है देखिए, उसमें भगवान बुद्ध के अलग अलग मुद्राओं में उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसमें चित्र अंकित हैं। कितने छोटे छोटे हैं, एक पिलर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे ये पिलर बनाए हुए हैं, और संभवतः यह कोई पूजा का केंद्र होगा। तो अब हम लोग इस नालंदा बिहार से बाहर निकल रहे हैं। अंदर का सारा दृश्य आपको हम दिखा चुके हैं। अब देखिए कि ये जो है बाहर हम लोग निकल रहे हैं, निकलते का दृश्य निकलते समय का आपको दिखा रहे हैं। ये जाते समय भी आपको दिखाए थे। एक बौद्ध विहार है ये। बिहार भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान को कहते हैं। और एक बार फिर आपको याद दिला दें कि चैत्य जो है वो पूजा स्थल है, जबकि बिहार रुक जा। हाँ दोस्तों, मैं आगे आपको दिखाता हूँ फिर। चलो आइए। ये जो है, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और ये एक बार फिर से कैमरा भी आपको घुमाएंगे और घुमा करके आपको दिखाते हैं कि ये नालंदा महाविहार, इधर दिखा, नालंदा महाविहार का ये प्रवेश द्वार है। और आज आपको मैं पूरे नालंदा बौद्ध विहार का एक एक दृश्य दिखाया था। तो दोस्तों, आज अपना ये यात्रा यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग अब चलते हैं विश्व शांति स्तूप, जहां इसी तरह का दृश्य आपको दिखाएंगे। मेरे इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल को लोकप्रिय बनाइएगा, और भी जगह आपको दिखाएंगे। इसे सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।